नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस क्लास में अपन पढ़ रहे थे वाक्य टॉपिक। तो मूल टॉपिक पर जाने से पहले देखते हैं वही दो शब्द। तो आज की क्लास में आपके सामने जो दो शब्द है उनमें सबसे पहले पारिभाषिक शब्दावली का शब्द है ANICILLARY, एनिसिलरी। इसका उच्चारण होगा एनिसिलरी। शाब्दिक अर्थ क्या होता है एनिसिलरी का? एनिसिलरी का शाब्दिक अर्थ होता है गौण कार्य, गौण कार्य या फिर सहायक कार्य, सहायक कार्य। तो कोई भी काम होता है, मुख्य काम होता है, उसके साथ साथ कुछ गौण व सहायक कार्य होते चलते हैं। तो वो जो साथ साथ सहायक कार्य, उसी मुख्य कार्य की कुछ सहायक कार्य, जैसे मान लीजिए कि आपके घर में कोई उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, तो उस उत्सव के आयोजन में जो मुख्य काम होता है, मान लीजिए कि आप दशोटन कर रहे हैं, तो दशोटन के साथ साथ जो अन्य साथ साथ प्रोग्राम चलेंगे, कोई भी हो सकता है अपनी मान्यता के अनुसार, परंपरा के अनुसार, तो वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? गौण कार्य या सहायक कार्य। तो गौण कार्य या सहायक कार्य ही क्या कहलाएंगे? एनिसिलरी कहलाएंगे। बात करते हैं दूसरे पारिभाषिक शब्दावली की या दूसरे शब्द की। तो दूसरा शब्द है ANNEXURE। इसको अपन किस नाम से बुलाएंगे? एनेक्स्टर। एनेक्स्टर के नाम से इसको बोला जाएगा। तो यहां पर अपन लिख सकते हैं इसका शब्द एनेक्स्चर। एनेक्स्चर का क्या मतलब होता है? देखिए, होता ना, आपने एक शब्दावली सुनी होगी भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में, परिशिष्ट। तो परिशिष्ट को ही इंग्लिश में क्या कहते हैं? परिशिष्ट को ही इंग्लिश में एनेक्स्चर कहा जाता है। अब आते हैं राजस्थानी शब्दावली पर। तो राजस्थानी में एक शब्द आता है मांडनो। मांडनो का मतलब कहते हैं ना कि मांड लो, ये चीज मांड कर रख लो। तो मांडनो का मतलब होता है लिखना, लिख कर रख लेना। तो ये था पहला शब्द। अंतिम शब्द की यदि बात करें तो एक शब्द आता है राजस्थानी में कुलियो। कुलियो किसे कहा जाता है? मिट्टी का एक पात्र होता है, मिट्टी का एक बर्तन होता है जिसमें कुछ भी डाला जाता है। सामान्यतः लिक्विड पदार्थ यानी छाछ, दूध, दही, इनके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो वो क्या कहलाता है? मिट्टी का बर्तन होता है, मिट्टी का बर्तन। तो मिट्टी का बर्तन ही क्या कहलाता है? कुलियो कहलाता है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। ये थे आज की क्लास के 4 मुख्य महत्वपूर्ण शब्द। एनिसिलरी अर्थात गौण कार्य या सहायक कार्य, एनेक्स्चर यानी परिशिष्ट, मांडनो यानी लिखना, कुलियो यानी मिट्टी का बर्तन। तो ये थे 4 शब्द। अब अपन बढ़ते हैं अपनी मेन क्लास की तरफ। मेन क्लास में अपन क्या पढ़ रहे थे? अपन पढ़ रहे थे वाक्य। और वाक्य टॉपिक में यदि अपन देखें तो देखिए, कुछ अशुद्धियां भी मानी जाती है, कुछ अशुद्धियां मानी जा सकती है। अपन यूं कह सकते हैं कि वाक्य की कुछ आवश्यक कसौटियां भी होती हैं, जिनके आधार पर वाक्य यदि खरा उतरता है तभी वह वाक्य शुद्ध माना जाता है। तो आप इनको वाक्य की कसौटियां कह सकते हो, वाक्य की विशेषताएं कह सकते हो। तो ये कौन कौन सी होती है, किस किस प्रकार की होती है? मैंने आपको पहले की क्लास में एक चीज बताई थी कि देखिए, वाक्य अनेक प्रकार से अशुद्ध हो सकता है। उसमें संज्ञा संबंधी गलतियां हो सकती है, सर्वनाम संबंधी हो सकती है, पद संबंधी हो सकती है, क्रिया संबंधी हो सकती है, विशेषण संबंधी हो सकती है। अनेक प्रकार की गलतियां वाक्य में हो सकती है, अशुद्धियां हो सकती है। तो काफी बार तो वाक्य में इसी प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है कि भाई इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। तो आपको उसके लिए क्या करना होगा? ज्यादा से ज्यादा वाक्यों को पढ़ना होगा। मैंने आपको बताया भी था कि आप ज्यादा से ज्यादा वाक्य पढ़िए और वे वाक्य पढ़िए जो शुद्ध अशुद्ध आपकी बुक में दिए गए हैं। इसके साथ साथ कुछ अन्य
चीजें भी होती है जो वाक्यों में अशुद्धि बना सकती है। ये कौन कौन सी होती हैं? तो यहाँ पर अपन आज वाक्य में आने वाली अशुद्धियों के बारे में ही बात करेंगे कि कितने प्रकार की अशुद्धियां आ सकती है। किसके अलावा? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, पद, इनके अलावा किस किस प्रकार की अशुद्धियां वाक्य में आ सकती है या देखने को मिल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पर अपन कह सकते हैं वाक्य की कसौटियां। वाक्य की कसौटियां यानी वाक्य की कितनी कसौटियां होती है। कसौटी एक ऐसा प्रमाण होता है जिसके आधार पर किसी भी विधा को उस पर खरा उतरना होता है। तो यहां पर भी वाक्य की कसौटी यानी वाक्य को कुछ कसौटियों पर खरा उतरना होता है, कुछ कसौटियों के साथ चलना होता है। अब वाक्य के अंतर्गत कितनी कसौटियां मानी गई है? 4 कि 4 प्रमुख बातें हैं जो वाक्य में सदैव रहनी चाहिए। कौन कौन सी? तो सबसे पहले तो अपन बात करेंगे योग्यता की। ठीक है, पहले मैं आपको बता देती हूं कौन कौन सी जो कसौटियां हैं वो वाक्य में होनी चाहिए। तो देखिए, एक तो होती है योग्यता, एक होती है आकांक्षा, एक होती है आसक्ति या सन्निधि। इसमें आसक्ति भी कहते हैं इसे। काफी बार कुछ किताबें आसक्ति लिख देती हैं, परंतु आसक्ति यदि इन दोनों शब्दों में से चयन करने की बात आए तो ये ज्यादा शुद्ध माना जाएगा। उसके बाद अन्विति। ये 4 प्रकार की कसौटियां हैं। इनके आधार पर किसी भी वाक्य को खरा उतरना है, क्योंकि इनसे संबंधित गलतियां यदि वाक्य में है तो वाक्य अशुद्ध माना जाएगा। तो इसको एक बार नोट कर लीजिए। उसके बाद अपन देखते हैं। देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं पहली अशुद्धि की या पहली कसौटी की। क्या है योग्यता? योग्यता एक ऐसी रेखा होती है जहां तक किसी भी व्यक्ति को पहुंचना होता है। मान लीजिए कि किसी भी पार्ट की, किसी भी एजुकेशन में मान लेते हैं, एजुकेशन में ऐसे कह दिया कि भाई सेकंड ग्रेड जो टीचर है उसको बीए बीएड होना जरूरी है, तो ये उसकी योग्यता निर्धारित होगी। तो सेकंड ग्रेड टीचर बनने के लिए बीए बीएड तक पहुंचना होगा, उसके बाद ही वह उस कंपटीशन के लिए तैयार हो पाएगा। तो उसी प्रकार से वाक्य की कुछ योग्यताएं होती हैं जिन तक यदि वाक्य पहुंचता है तभी वाक्य शुद्ध माना जाएगा। तो यहां पर अपन देखते हैं योग्यता में देखिए, जो वाक्य का वास्तविक अर्थ होता है, वास्तविक अर्थ होता है, उसके अनुसार शब्द प्रयोग होने चाहिए, उसके अनुसार शब्दों का प्रयोग होना चाहिए, तभी वाक्य योग्य माना जाएगा। अब वास्तविक अर्थ के अनुसार कैसे? देखिए, एक वाक्य है, ठीक है, उसमें जिस प्रकार का भाव है उन भावों को प्रकट करने वाले उसी प्रकार के शब्द होने चाहिए। मैं सीधे शब्दों में कहूं तो सही शब्दों का प्रयोग ही वाक्य की योग्यता होती है। कभी कभार यूं होता है कि गलत शब्द प्रयोग कर दिया जाता है। जैसे देखिए, नदी बहती है, ये एक योग्यता के आधार पर सही वाक्य कहा जा सकता है। कौन सा? नदी बहती है, नदी बहती है, बिल्कुल सही है। परंतु मैंने यहां पर लिख दिया कि नदी उड़ती है, उड़ती है। आप मुझे ये बताइए कि नदी कभी उड़ सकती है? नहीं उड़ सकती। तो इस कर्ता के लिए सही शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। सही शब्द का प्रयोग यदि करना तो, हालांकि नदी और है दोनों सही है, परंतु यहां पर बहती की जगह क्या कर दिया गया? उड़ती कर दिया। तो इसलिए यहां पर यह वाक्य अशुद्ध
माना जाएगा। तो इस प्रकार से सही शब्दों का प्रयोग करना ही क्या कहलाता है, योग्यता कहलाता है। मैं यहाँ पर इसकी परिभाषा भी लिख देती हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, यदि किसी वाक्य में वास्तविक अर्थ के अनुसार सही शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता तो वहां योग्यता संबंधी अशुद्धि मानी जाती है। ये लीजिए, जैसे किसान आग से खेत सींचता है। अगर इस प्रकार का वाक्य है कि किसान आग से खेत सींचता है, तो कभी भी आग से खेत नहीं सींचा जाता, खेत पानी से सींचा जाता है। तो यहाँ पर वास्तविक अर्थ के अनुसार सही शब्द का प्रयोग नहीं है, तो यहाँ पर योग्यता संबंधी अशुद्धि मानी जाएगी। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बढ़ते हैं, कुछ और उदाहरण देख लेते हैं इसके एक दो, ताकि ये और अधिक क्लियर हो जाए। तो यहां पर अपन ये भी कह सकते हैं, जैसे वीर सुई से लड़ते हैं। संभव है क्या? तलवार का काम तलवार ही करेगी, सुई का काम सुई कर देगी। तो वीर सुई से नहीं लड़ते कभी भी, वीर तलवार से लड़ते हैं। तो इसलिए यहाँ पर वास्तविक अर्थ के अनुसार सही शब्द का प्रयोग नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर कौन सी अशुद्धि मानी जाएगी? योग्यता संबंधी अशुद्धि मानी जाएगी। उसके बाद यदि अपन देखें तो देखिए, यहाँ पर अपन यूं कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति है, जैसे तो वो मान लीजिए आप फल काट रहे हैं, सब्जी काट रहे हैं, तो चाकू से काटा जाएगा। तो यहां पर अपन यूं कह सकते हैं कि राम पेंसिल से फल काटता है। अब पेंसिल से फल नहीं काटा जाता, फल चाकू से काटा जाता है। तो इस प्रकार से अगर शब्द प्रयोग आ जाए तो वहां पर, अब इस प्रकार के शब्दों में भी आप यूं सोचते हो कि ये तो सीधा सा ही पता चल रहा है। अब आप देखिए, मधु ने साधु को गाली दी। अब यहां पर भी सही शब्द का प्रयोग नहीं है वाक्य के अनुसार। अब आप मुझे बताइए, क्या आपको पता चल रहा है कि इस प्रकार की अशुद्धि है? तो इसलिए मैं कह रही हूं कि ज्यादा से ज्यादा वाक्य पढ़िए, ताकि आपको पता चल जाए कि कौन से कार्य के लिए किस शब्द का प्रयोग उचित माना जाता है। हालांकि इनमें तो स्पष्ट पता चल रहा है, गाली देना नहीं होता, गाली बकना होता है। तो यदि यहां पर मधु ने साधु को गाली बकी शब्द आ जाए तो वहां पर वाक्य शुद्ध माना जाएगा।
तो इसलिए यहां पर भी सही शब्द का प्रयोग नहीं होने के कारण यहां पर भी कैसी अशुद्धि मानी जाती है, योग्यता संबंधी अशुद्धि मानी जाती है। तो इस प्रकार के वाक्य यदि कहीं पर आ जाए तो इसमें माना जाएगा। उसी प्रकार से मान लीजिए कि एक वाक्य है, तलवार से राधा ने सिलाई की। संभव नहीं है तलवार से सिलाई करना, तो इस प्रकार से यहां पर योग्यता संबंधी अशुद्धि मानी जाती है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। आगे जो दूसरी कसौटी है उसको अपन देख लेते हैं। तो दूसरी कसौटी कौन सी होती है? अपनों ने अभी बात की थी आकांक्षा। आकांक्षा का क्या मतलब होता है? आकांक्षा अपन इच्छा से ही संबंधित मानते हैं, है ना। तो इच्छा की संतुष्टि या असंतुष्टि के आधार पर भी वाक्य शुद्ध और अशुद्ध हो सकते हैं। यदि वाक्य में सभी इस प्रकार से शब्दों का प्रयोग किया गया है कि पाठक या श्रोता संतुष्ट हो चुका, उसकी जिज्ञासा नहीं रही कि इसके बाद भी कोई शब्द आना चाहिए, तब तो फिर वहां पर संतुष्टि है और इस प्रकार की अशुद्धि नहीं मिलेगी। परंतु यदि वाक्य असंतुष्ट रह जाता है, सीधा का सीधा मतलब है, कहने का मतलब अधूरा वाक्य, अधूरा वाक्य। यदि वाक्य अधूरा छूट जाता है, पूरा नहीं हो पाता, कुछ शब्द वक्ता छुपा लेता है, श्रोता के समक्ष लाता ही नहीं है, तो वहां पर वह असमंजस की स्थिति में रह जाता है। उसकी जिज्ञासा रह जाती है कि इसके बाद क्या था, इसके बाद क्या था। तब वहां पर आकांक्षा नामक गुण का अभाव पाया जाता है। जैसे यदि अपन इसकी परिभाषा देखें तो यदि किसी वाक्य में सभी उपयुक्त शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता तो वहां शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता तो वहां वाक्य अधूरा रह जाता है, वाक्य अधूरा रह जाता है। अतः आकांक्षा नामक गुण का अभाव पाया जाता है। तो वहां पर आकांक्षा के गुण का अभाव पाया जाता है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन इससे संबंधित उदाहरण देखते हैं कि किस प्रकार से इस प्रकार की अशुद्धि वाक्यों में प्रयुक्त की जा सकती है। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहां पर आकांक्षा नामक जो अशुद्धि है उसमें आकांक्षा रह जाती है। जैसे रामू ने चाकू से, और फिर कुछ सोचने लग जाता है। जो व्यक्ति बोल रहा है उसने कहा रामू ने चाकू से, और फिर कुछ बोलता ही नहीं, आगे सोचता ही रह जाता है। तो फिर आपकी जिज्ञासा रहती है, अरे चाकू से क्या हुआ, किसी को मार दिया या कुछ भी। बाद में मतलब ये जो शब्द है
फल काटा, उसने, रामू ने चाकू से फल काटा। अब इस प्रकार का वाक्य तो इस प्रकार का है, परंतु बोलने वाले ने ये शब्द बोले ही नहीं, सिर्फ यहां तक बोलकर छोड़ दिया। तब जिज्ञासा रह जाती है कि उसने चाकू से किया क्या, उसने चाकू से किसी पर वार किया या फल काटा या सब्जी काटी, क्या क्या किया था उसने। इस प्रकार की आकांक्षा रह जाती है, आकांक्षा रह जाती है, तो इसलिए यहाँ पर आकांक्षा गुण का अभाव माना जाता है। उसी प्रकार से मान लीजिए कि एक वाक्य है, सुधा सुधा करती है, सुधा करती है। अब क्या करती है, आकांक्षा रहेगी ना। अब ये शब्द वक्ता छुपा लेता है, सिलाई का काम। तो यदि ये शब्द वक्ता नहीं बोलता है तो वहां पर आकांक्षा नामक अशुद्धि पाई जाती है। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। उसके बाद अपन बढ़ते हैं आगे। आगे अपनों ने तीसरी अशुद्धि कौन सी देखी थी? तीसरी अशुद्धि अपनों ने देखी थी आसक्ति, आसक्ति या सन्निधि। अब आसक्ति या सन्निधि नामक अशुद्धि का क्या मतलब होता है? देखिए, इसमें सन्निधि का मतलब होता है साथ साथ, और ये आसक्ति का मतलब होता है साथ साथ। साथ साथ का मतलब है कि एक ही समय जिन शब्दों को बोला जाना चाहिए उन्हें एक समय पर न बोल के बड़े अंतराल के बाद बोला जाए। तो अपन ये कह सकते हैं कि एक समय में बोले जाने वाले शब्दों को अंतराल से बोला जाए, समय अंतराल से। यहां पर अपन यूं कहेंगे समय अंतराल से, यानी काफी समय के अंतराल से बोला जाए तो वहां सन्निधि गुण का अभाव माना जाता है। जैसे आप स्कूल जा रहे हैं, ठीक है, आप तैयार हो चुके हैं, 9वीं 12वीं के तो स्कूल भी खुल चुके हैं, आप स्कूल के लिए तैयार हो चुके हैं, और उसी समय आपकी कोई सहेली या आपका कोई मित्र आपके घर पर आता है और यूं कहता है आज स्कूल की ये बोल देता है। आपके स्कूल का टाइम 7:30 बजे है, तो वो 6 बजे आता है, तो 6 बजे यूं बोल देता है कि आज स्कूल की। बाद में वो कुछ नहीं बोलता, बाद में वो शाम के 4 बजे आपको आकर ये कहता है कि छुट्टी थी। बताइए कोई मतलब रहा? इससे पहले तो आप जाकर भी आ गए, 6 बजे आप तैयार होना शुरू किए थे, उसी समय यदि वह पूरा वाक्य बोल देता कि आज स्कूल की छुट्टी है, तो आप वहां नहीं जाते, आपको समस्या नहीं आती। परंतु वह सुबह के 6 बजे तो बोलता है कि आज स्कूल की, शाम के 4 बजे बोलता है कि छुट्टी थी, तो वहां पर कोई मतलब नहीं रहता। तो सन्निधि संबंधी अशुद्धि वहां पर मानी जाती है, यानी समय अंतराल के बाद शब्द बोले जाएंगे। अब सुबह 6 बजे के बाद वाक्य को पूरा कब किया जा रहा है? शाम के 4 बजे। तो इसलिए यहाँ पर सन्निधि नामक अशुद्धि है वो पाई जाती है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर एक चीज और बच गई है, थोड़ी सी छोटी सी, वो मैं आपको बता देती हूं। देखिए, अंत में मैंने आपको बताया था चौथी अशुद्धि जो है वो अन्विति संबंधी है। अन्विति, यदि किसी वाक्य में ऐसा हो कि वाक्य में कर्ता के अनुसार
क्रिया का लिंग वचन प्रयोग नहीं हो रहा हो तो वहां पर अन्विति संबंधी अशुद्धि पाई जाएगी। यानी अपन यहां कह सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एक शब्द व्याकरणिक अशुद्धि को ही अपन अन्विति अशुद्धि कहते हैं। व्याकरणिक अशुद्धि कैसे? जैसे जैसे सीता पत्र लिखेगा। अब ये वाक्य है तो यहां पर सीता पत्र लिखेगी या लिखेगा, हो गया ना अशुद्ध। तो इसलिए यहां पर पूछ ली जाए कि कौन सी अशुद्धि है, तो अन्विति। और आपको मैं बता देती हूं अन्विति ही अत्यंत महत्वपूर्ण है, अक्सर प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। उसी प्रकार से आप यूं कहते हो कि राम स्कूल जाती है, तो यहां पर कौन सी अशुद्धि मानी जा रही है या कौन से गुण का अभाव माना जा रहा है? अन्विति गुण का अभाव माना जाता है, क्योंकि व्याकरणिक अशुद्धि यहां पर दिखाई दे रही है। तो इस चीज को भी नोट कर लीजिएगा। तो यहां पर अपनों ने व्याकरणिक कसौटियों की बात की और यहां पर इसी के साथ आपका वाक्य टॉपिक कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं अगली क्लास में वाक्य की प्रश्नोत्तरी के साथ, क्योंकि अपन जब भी कोई टॉपिक कंप्लीट होता है तो उसके तुरंत बाद उससे संबंधित प्रश्नोत्तरी करते हैं। और यदि आपको समझ में नहीं आया है तो इसी के संबंध में स्पेशली मैं आगे की क्लास में प्रश्न दे दूंगी, तो आपका अच्छे से टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।